Hello everyone, welcome to Jatin Verma's IAS Academy. My name is Sakshi and welcome back to the series wherein which we are discussing the polity previous years Q&A. So यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एंड आंसर्स. दिस इज पार्ट 8. ओके, इसके पहले हमने सारे जो पार्ट्स डिस्कस किए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. अगर आप ये सेशन पहली बार देख रहे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारे के सारे सेशंस जो हैं एक्सेस कर सकते हो, उन सेशंस को देख सकते हो. वहां पर हमने सारे प्रीवियस ईयर्स के Q&A डिस्कस किए हैं. इस सेशन में भी हम काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. इससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि पॉलिटी से आपके किस तरह के क्वेश्चंस जो है यूपीएससी पूछता है. ओके, बिफोर बिगनिंग मैं आपको बता दूं दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021 यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सो यू कैन जॉइन द इंटीग्रेटेड जीएस कोर्सेज स्पेशली डिजाइन फॉर द कैंडिडेट्स हु आर अपेयरिंग इन द 2021. अगर आपके पास टाइम है एंड इफ यू आर अ अंडर ग्रेजुएट और अ वर्किंग प्रोफेशनल यू कैन जॉइन दिस पर्टिकुलर कोर्स. This is Super 50 program for the people who are planning to give the exam after 2 years. Okay, so you can also join the module courses for Indian polity, social issues, current affairs roundup 365, comprehensive geography, Indian economy. We have the module courses for these courses. You can join by enrolling to the website or you can directly contact on this number for any other information. Okay, so let's start our session. First question से start करते हैं. First question is as per the Indian protocol, who among the following has the highest rank in the order of precedence. ठीक है, ये order of precedence वाले जो questions हैं they are mostly asked. तो आप एक बार इनके जो precedence के orders हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. These questions are asked, UPSC इस type के questions पूछता है. So options are Deputy Prime Minister, former President, Governor of a state within his state and Speaker of Lok Sabha. हमें पूछना हो रहा है हाईएस्ट रैंक. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट्स नहीं है, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं. प्लीज आप अच्छे से पढ़िए. गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद इन हिज स्टेट एंड स्पीकर इन लोकसभा. सो आंसर इज अमंग ऑल ऑफ दीज द हाईएस्ट रैंक इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट विद इन हिज स्टेट. अभी आप देख लीजिए, मैं आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बता दी हूँ. द फर्स्ट वन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर उसके स्टेट में, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आता है, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड देन स्पीकर ऑफ द लोकसभा. दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस. ठीक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस of the parliament in the Indian parliament separately for a special majority. यानी कि इनमें से कौन सा बिल के लिए आपको सेपरेटली हर एक हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी से इस बिल को पास होना होगा. ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. सो आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. ये जो बिल है इसके लिए दोनों हाउसेस में सेपरेटली स्पेशल मेजॉरिटी से जो है बिल पास होना चाहिए. दिस इज देयर इन आर्टिकल 368. ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में इसमें बातें की गई हैं एंड इसमें बताया गया है दैट द बिल जो द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल फॉर द पर्पस ऑफ ईदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जब बिल है दैट हैज टू बी पास्ड by a majority of the total members of the house present and voting दोनों houses के, and it shall be presented to the president who shall either give the assent to the bill and thereupon the constitution shall stand amended in accordance with the terms of that bill. ठीक है, तभी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है. Let's move ahead. Next question पे चलते हैं. Consider the following statements. Statement number 1. The joint sitting of the two houses of the parliament in India is sanctioned under Article 108 of the Constitution. Article 108 में जो है joint sitting की बात की गई है. Is it true? Option number 2. The first joint sitting of Lok Sabha and the Rajya Sabha, it was held in 1961. This is true. The second joint sitting of the two houses of the Indian Parliament was held on the Banking Service Commission Repeal Bill. This is also true. All the statements are true in this sentence. आप देख लीजिए. Article 108 is there for what? For the joint sitting. इसमें बात की गई है the joint sitting of the two houses of the parliament is section under this particular article. So far जो है first वाली जो joint sitting हुई थी it was held on the 1961 Dowry Prohibition Bill. Second वाला Banking Service Commission Repeal 1978 and third one was the Prevention of Terrorism Bill 2002.
लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट जाना है. ओनली राज्यसभा एंड नॉट द लोकसभा कैन हैव द नॉमिनेटेड मेंबर्स. सो सिर्फ राज्यसभा के पास नॉमिनेटेड मेंबर्स हो सकते हैं, क्या लोकसभा में नहीं हो सकते? सो स्टेटमेंट गलत है, लोकसभा में भी होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स. एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. सेकंड वन, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर नॉमिनेटिंग 2 members belonging to the Anglo-Indian community in राज्यसभा. सो राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ऐसा कि राज्यसभा में 2 मेंबर्स ऐसे होंगे जिन्हें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लिया जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि वो राज्यसभा लोकसभा में होता है, ना कि राज्यसभा में जो होते हैं दे आर नॉमिनेटेड फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड डिफरेंट स्पेशलिटीज. Third one, there is no constitutional bar for nominated members to be appointed as a union minister. कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको यूनियन मिनिस्टर के पोस्ट पे रखा जाएगा. दिस इज ट्रू. अ नॉमिनेटेड मेंबर कैन वोट इन द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. इसमें बोल रहा है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होगा वो प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है. बट ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट जानी थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार के जो नॉमिनेटेड मेंबर है दे विल हैव टू बी अपॉइंटेड एज अ यूनियन मिनिस्टर. ठीक है, ये बात हो गई नॉमिनेटेड मेंबर की. और जैसे कि मैंने बताया ओनली इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट के एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, दे आर द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. ठीक है, therefore nominate members cannot be a participant in these elections. Next question, which one of the following authorities recommends the principles governing the grant in aids of the revenue? इनमें से कौन सी अथॉरिटी है जो कि रेकमेंड करती है प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ग्रांट इन एड रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? हमने पिछले सेशन में भी ग्रांट इन एड के बारे में क्वेश्चन किया था. ग्रांट इन एड्स क्या होता है? जो सपोज इफ देयर इज अ प्रोजेक्ट विच हैज टू बी डेवलप्ड इन अ पर्टिकुलर स्टेट, उसके लिए जो पैसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी स्टेट गवर्नमेंट को, उसको बोलते हैं ग्रांट इन एड्स. तो इनमें से कौन सी जो है कमीशन अथॉरिटी इट रेकमेंड्स? फाइनेंस कमीशन, इंटर स्टेट काउंसिल, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड पब्लिक अकाउंट कमिटी. तो आंसर हो जाएगा फाइनेंस कमीशन होगा. हमने इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पहले सेशन में कर चुके हैं, राइट? सो द आंसर इज फाइनेंस कमीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द टर्म ऑफ लोकसभा. ठीक है, इट इज अबाउट द टर्म ऑफ लोकसभा. लोकसभा के टर्म के बारे में क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर 1, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. लोकसभा की टर्म किसी भी सर्कमस्टांसेस में एक्सटेंड नहीं की जा सकती. द सेकेंड ऑप्शन इज कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 6 months एट अ टाइम. एक बार के लिए 6 month के लिए उसको एक्सटेंड किया जा सकता है क्या? सी, इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year at a time during the proclamation of national emergency. नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर उसको 1 साल के लिए at a time उसको एक्सटेंड किया जा सकता है. and it can be extended for 2 years at the time during the proclamation of national emergency. so option number C is correct. ठीक है, जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो वो at a time ये जो है लोकसभा it can be extended for 1 year. okay, article 352 which is the जो कि लोकसभा के एक्सटेंशन की बात करता है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इनमें से हमें जानना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद द रेफरेंस टू इंडिया. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर एंजॉयज द इक्वल पावर टू रिसीव अनइक्वल सैलरीज. सो इसमें बोल रहे हैं कि जो CEC होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं दे हैव इक्वल पावर बट सैलरी अलग अलग होता है. सेकेंड, द इलेक्शन कमिश्नर इज एंटाइटल्ड to the same salary as this it is provided to the Supreme Court judge. So this is correct. ठीक है, उनको वैसे ही ट्रीट किया जा सकता है. Third one, the chief election commissioner shall not be removed from his office except like the manner and like the grounds as a judge of a Supreme Court. This is also true. Option number 4,
द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर इज 5 years from the date of his he assumes his office until the day he attains the age of 62 years. So ये होता है 5 years तो नहीं होता, ये होता है 6 साल और ये होता है 65 years. तो ऑप्शन नंबर 4 भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट. ओके, जैसे कि मैंने बताया कि सॉरी, दिस इज नॉट 5 years, दिस इज 6 years, राइट. एंड दिस वन जो है इक्वल पावर शेयर तो बिल्कुल नहीं करते हैं. एंड ऑल्सो द टर्म ऑफ ऑफिस इलेक्शन कमिश्नर की जो टर्म होती है 6 साल की होती है, जब तक वो 65 years के एज के नहीं हो जाते और उसके पहले जब तक उनका जो है टेन्योर खत्म नहीं होता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विद द रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी, which one of the following statement is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? प्लानिंग कमीशन इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट. प्लानिंग कमीशन जो है पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल है. प्रेसिडेंट कैन मेक ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन earlier of the two houses of the parliament is not in session. जब दोनों houses जो हैं सेशन में नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट तभी जो है अपना ऑर्डिनेंस जो है वो बना सकता है, ऑर्डिनेंस प्रोसीड कर सकता है. Third one, the minimum age prescribed for the appointment as a judge of the Supreme Court is 40 years. Minimum age, it is not about the maximum age. Minimum age बोल रहा है कि prescribe की गई है 40 साल. The National Development Council is constituted of Union Finance Ministers and Chief Ministers of all the states. NDC के बारे में ये क्वेश्चन है. So out of these correct statement is this one. ठीक है, जो ऑर्डिनेंस है वो तभी president can make the ordinance when both the houses of the parliament they are not in session. ठीक है. Planning commission is not accountable. I mean there is no such provision कि planning commission किसी के लिए accountable है. So first statement उस वजह से incorrect हो जाएगी. Minimum age भी prescribed नहीं है. And एनडीसी के बारे में पढ़ लेते हैं. सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस इशू करता है आर्टिकल 123 के बारे में के थ्रू, जिसमें दिया गया है कि जो दोनों हाउसेस होंगे दे आर नॉट इन सेशन, देन प्रेसिडेंट कैन इशू द ऑर्डिनेंस. मिनिमम एज प्रेस्क्राइब नहीं है. एनडीसी इज कंपोज्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो उसका हेड होगा. ठीक है, ऑल द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स आर देयर, सीएम्स ऑफ ऑल द स्टेट्स आर देयर एंड सीएम्स ऑफ द एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूनियन एंड टेरिटरीज भी होते हैं. एंड मेंबर्स ऑफ द नीति आयोग जो कि पहले प्लानिंग कमीशन था वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एनडीसी को. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया. ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका पॉलिटिकल डायनेमिक्स से आता है. बहुत से लोग इसको छोड़ देते हैं बट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यूपीएससी से, सो डोंट लीव दिस चैप्टर. सो द ऑप्शंस आर द representation of the people act 1951 provides for the registration of political parties. ये जो एक्ट है जिसको पॉपुलरली बोलते हैं आरपीए एक्ट 1951, ये बोल रहा है कि it provides for the provision of the registration of the political parties. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ठीक है, 2 पे चलते हैं. रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज कैरिड आउट बाय इलेक्शन कमीशन. ओके, a national level political party is the one which is recognized in 4 or more states. And the fourth one is during 1999 general elections there were 6 national and 48 state level parties recognized by election commissioner. So सारे के सारे statements, all of the statements are correct. मैं आपको सबसे important recognized political parties के बारे में एक बार रिवाइज करवा देती हूँ. That a registered party is recognized as a national party only if it fulfills these following conditions. एक रजिस्टर्ड पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टी तभी उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब वो ये कंडीशंस फुलफिल कर लेगी. इनमें से वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है, 3 में से एक कंडीशन भी अगर वो फुलफिल करती है इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी. फर्स्ट वन, द पार्टी विंस 2% of the seats in Lok Sabha as of 2014 अगर देखा जाए 11 seats from at least 3 different states. Okay, Lok Sabha में at least it will have to win at least 2% of the seats in Lok Sabha, यानी कि 11 seats at least उसे win करनी है at least 3 different states. States different होने चाहिए 3 at least. Okay, now
At the general election to Lok Sabha or the Legislative Assembly, the party polls 6% of the votes in 4 states, and in addition, it wins 4 Lok Sabha seats from any state or the state. या फिर जो party है, it get recognized as an recognition as a state party in 4 or more states. 4 या 4 से ज्यादा जो states हैं, उसमें it will have to get a recognition as a स्टेट पार्टीज. ओके, तो उसको नेशनल पार्टी का जो है रिकॉग्निशन मिल जाएगा. ठीक है, ये होगा बात रजिस्टर्ड पार्टीज के बारे में, नेशनल पार्टी के बारे में. नाउ लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच one of the following areas does the state government not have control over its local bodies? State government के पास, जो हमने बहुत से सेशन में अभी डिस्कस किया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, सो इनमें से कौन सा एरिया है जिसके रिगार्ड्स में स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है इट डज नॉट हैव द राइट ऑफ द कंट्रोल. ठीक है, जो कि होगा लोकल बॉडीज के ऊपर. सिटीजन ग्रीवियंसेस, फाइनेंशियल मैटर्स, legislations, personal matters. So it is the citizen grievances. Okay, moving ahead. Next question is, in what ways does the Indian Parliament exercises control over the administration? ठीक है, जो इंडियन पार्लियामेंट है कैसे एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल करता है? थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज, through consultative committees in various ministries, making administrators send periodic reports, or by compelling the executive to issue the writs. So it is through the parliamentary committees by which the Indian Parliament it exercises the control over the administration. तो अगर हम बात करें इंडियन पार्लियामेंट जो है इट सुपरवाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ कमिटीज. जैसे कि कमिटीज हो गई गवर्नमेंट अश्योरेंस की कमिटी, कमिटी ऑन द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, इसके बारे में भी हमने क्वेश्चन किया था, कमिटी ऑन पिटिशन. ये सारी कमिटीज के थ्रू वो क्या करती है इंडियन पार्लियामेंट, इट सुपरवाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स टू व्हिच आर असाइन्ड टू द टास्क. ठीक है, और उनकी जो टर्म्स, अगर हम बात करें आर्टिकल 1181 की, उनकी अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, ये सारी चीजें जो है 118 में दी हुई है. Let's move ahead. Next question is, which one of the following duties is not performed by CAG? Comptroller and Auditor General के द्वारा इनमें से कौन सी ड्यूटीज हैं जो CAG जो है it does not perform? First, to audit and report on all the expenditure from the Consolidated Fund of India. जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसका ऑडिट करना, इज इट हिज वर्क. To audit and report all the expenditure from the contingency fund and the public accounts. To audit and report all the trading, manufacturing, profit and loss accounts, and to control the receipts and issue of the public money, and to ensure that public revenue is launched in the exchequer. So this is not correct. All these three are the functions of CAG. ठीक है, audit करता है basically पूरे government की activities का. तो option number D is not correct. He does not ensure that the public revenue is lodged in the exchequer. This is true. Okay, now let's move ahead. Next question is, consider the following functionaries. Cabinet secretary, इनको क्या करना है? You need to arrange them in a correct sequence in the order of precedence. Again एक और question मिल गया हमें order of precedence पे. So इनको arrange करना है. Cabinet Secretary, Chief Election Commissioner, Union Cabinet Minister and Chief Justice of India. So उल्टे में लिखा हुआ है, right? So first will come CJI and then Union Cabinet Ministers and then Chief Election Commissioners and then Cabinet Secretary. Okay, this is the right order of precedence. Moving ahead, next question is, the state which has the largest number of seats reserved for the scheduled tribes in Lok Sabha is. इनमें से कौन सा state है which has the largest seats which are reserved for the scheduled tribes? So the answer is Madhya Pradesh. Okay, the answer is Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश के पास 6 seats हैं. Okay, which is the highest. आप देख लीजिए, sorry, Madhya Pradesh has 5 seats and this is the largest number of the seats which are reserved for the STs. In Lok Sabha, Bihar, Uttar Pradesh, they have no seats reserved for the scheduled tribes. जहां की अगर गुजरात की बात करें, it has 4 seats reserved for the scheduled tribes. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच करना है पब्लिशर एंड पब्लिशर. सो सी, मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंस, क्या पब्लिश करती है ये हमें डिस्कस करना है. सारे मिनिस्ट्रीज जो है उनके करेक्ट हमें इनको सीक्वेंस में, कोर्स में हमें जमाना है.
So first is Ministry of Industry and Finance, Center Statistical Organization, RBI, Ministry of Finance. Options हैं report on currency, economic survey, wholesale price index and national account statistics. So आंसर हो जाएगा सी. देखिए, Ministry of Industry and Finance क्या करती है? होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालती है. एस सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ का काम क्या है? सीएसओ का काम है नेशनल अकाउंट्स ऑन स्टैटिस्टिक्स. आरबीआई, इट इज वेरी इजी, आप इससे लगा सकते हैं. आरबीआई इज वेरी इजी, रिपोर्ट ऑन करेंसी निकालता है. इकोनॉमिक सर्वे इज ऑलवेज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है, so this was the correct answer. Moving ahead, which one of the following legislation does not deal with the protection of environment? Environment protection से related कौन सा legislation नहीं है? ठीक है, Water Says Act 1977. So obviously वाटर के बारे में बात हो रही है. So हम अगर एलिमिनेट करके आंसर निकालें तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो दिस विल बी coming under any of the legislation which are for the protection of the environment. The Forest Conservation Act 1980, so ये तो आप exclude ही कर दीजिए. The Public Liability Insurance Act, ये तो कुछ public liabilities से related है. The Port Laws Amendment Act 1977, this is also there. Ports बनते हैं, environment का काफी ज्यादा नुकसान होता है, right? So option number C will be correct. Now, अब हम इस एक्ट के बारे में समझ लेते हैं. The Public Liability Insurance Act 1991, it provides for the public liability insurance for the purpose of providing immediate relief to the persons who are affected by accident occurring while handling or hazardous substances and for the matters connected therewith, incidental thereto. Okay, इसके बारे में जो है ये एक्ट है, तो ये environmental protection से तो related है नहीं. Okay. So guys, this is it about this session. I hope आपको ये सेशन पसंद आया हो. हमने इसमें काफी सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए. बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी मोर और लेस सॉल्व किए. डायरेक्ट वही क्वेश्चन नहीं थे, बट घुमा फिरा के यूपीएससी कुछ वैसे ही सवाल पूछता है. अगर आपने ये सेशंस अटेंड कर लिए तो आप अगर नेक्स्ट एग्जाम देने जाओगे, इट विल बी इजियर फॉर यू कि आपको वो जो क्विकली रिवाइज होंगे ना एक्सप्लेनेशन, सो आपके लिए इन अ वे ये जो है एक रिविजन सेशन ही है. ऑल्दो टॉपिक वाइज नहीं है, वो भी हम आगे जाके करेंगे, बट ये रिवीजन सेशंस, आप इसको रिवीजन सेशंस देखिए, एज अ रिवीजन सेशंस देखिए. इसमें आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे और आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व होते जाएंगे और आपको पता भी चलता जाएगा दैट व्हाट ऑल आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कम इन दिस एग्जामिनेशन. सो फिर से मैं आपको बताऊं कि if you want to prepare for 2021, you can join the GS integrated courses, and if you have time for 2 years, you can join the Super 50 programs. Also, अगर आप module courses join करना चाहते हैं for Indian polity, social issues, current affairs down to 365, comprehensive geography, Indian economy, so you can enroll in these courses by visiting the website www.jatinverma.org, or you can directly contact in this particular number. Okay, so this is it for this session. I hope आपको ये session पसंद आया हो. I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.